डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आज आपके सामने बिहार लोक सेवा आयोग एवं यूपीएससी के सिलेबस पर आधारित एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत सारा फायदा होगा। अभी इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है और इस दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। पहले के वीडियो में भी मैंने इस पर थोड़ा बहुत चर्चा किया था, लेकिन यह एक पूर्ण क्वेश्चन है, एक फुल क्वेश्चन पूछता है और शॉर्ट नोट्स भी आता है लिखने के लिए। इस सभ्यता और संस्कृति दे देगा, सिर्फ सभ्यता और संस्कृति लिख देता है। ऐसा भी पूछा गया है कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो आज इस विषय बिंदु पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। आप इस वीडियो के बाद डायरेक्ट एग्जामिनेशन में भी लिख सकते हैं। मैं इस तरह से बताऊंगा, ये दावा है इस बात का। चलिए चर्चा करते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। यह फुल क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट VVI मैंने बगल में लिख दिया हूँ। चलिए चर्चा करते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है। संस्कृति की क्या परिभाषा है, सभ्यता की परिभाषा। पहला संस्कृति की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। संस्कृति की क्या परिभाषा है? मानव जीवन में मानव ने अपने शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितने भी भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं का निर्माण किया, वो सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। भौतिक वस्तुओं से तात्पर्य क्या है? भौतिक वस्तुओं से तात्पर्य है जिसको हम छू सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, उसको तौल सकते हैं, उसका हम अनुभव कर सकते हैं, छू के अनुभव कर सकते हैं, वे सभी भौतिक पक्ष के अंतर्गत आता है। मानव जीवन का वो भौतिक पक्ष क्या है? संस्कृति के रूप में प्रथा है, परंपरा है, मूल्य है, विचार है, भाषा है। एक बात मैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रथा, परंपरा और भाषा, ये चीजें बहुत ही मौलिक है जो मानव को पशु से अलग करती है। पशु में भाषा का विकास नहीं पाया जाता, लेकिन मानव में भाषा का विकास पाया जाता है। ये मूलभूत अंतर है। ये सांस्कृतिक पहलू मानव को बहुत ही विशेष बनाता है। तो इस प्रकार से क्या सीखे हम लोग संस्कृति की परिभाषा के अंतर्गत पाया कि मानव ने अपनी शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितने भी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का निर्माण किया, वो सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अभौतिक वस्तुओं के निर्माण के अंतर्गत प्रथा, परंपरा, मूल्य, विचार, भाषा, धर्म भी हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है। परिभाषा के अनुसार धर्म भी का निर्माण भी मानव ने अपनी मानसिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया है। मानव जब कोई प्राकृतिक विपदा में होता है, संशय की स्थिति में होता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए, मानसिक बल को प्राप्त करने के लिए धर्म को याद करता है, भगवान को याद करता है। इससे उससे क्या होती है? मानसिक बल मिलता है और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। तो धर्म भी हमारा संस्कृति का ही एक रूप है। चलिए आगे चलते हैं। सभ्यता की परिभाषा। संस्कृति का
जो भौतिक पक्ष है उसमें जब क्रमिक विकास का तत्व पाया जाता है तो सभ्यता का रूप धारण कर लेता है। अर्नोल्ड महोदय का मानना है कि सभ्यता समाज में मानव का मानवीकरण है। इससे पहले मैंने बोला क्रमिक विकास का तत्व, सभ्यता में क्रमिक विकास का तत्व पाया जाता है। कल हम लोग बैलगाड़ी पर बैठते थे, फिर मोटर गाड़ी आया, फिर वायुयान आया, आज सैटेलाइट और उपग्रह की बात कर रहे हैं। ये सभी का संबंध हमारी सभ्यता एवं सभ्यता के क्रमिक विकास से है। तो अर्नोल्ड महोदय का मानना है सभ्यता समाज में मानव का मानवीकरण है, मानव का मानवीकरण है। कहने का मतलब है प्रारंभ में मानव के पास कुछ नहीं थे, उनमें सभ्यता का विकास नहीं था, पैदल चलते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, धीरे धीरे कपड़ा बनाया, आज विभिन्न प्रकार के कपड़े बन रहे हैं, धोती से लेकर के जींस पैंट बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग के कपड़े हैं। ये सभी क्या है? इस सभ्यता में का विकास है। अनेक विद्वानों ने सभ्यता के विषय में अलग अलग चीजों का के रूप में अपने मत को प्रकट किया है। रेडक्लिफ महोदय ने सभ्यता के लिए महान परंपरा शब्द का प्रयोग किया है। ये महान परंपरा है। और एक विद्वान एवं मानव शास्त्री, जर्मन आदर्शवादी तथा मैकाइवर जैसे अमेरिकी मानव शास्त्री ने संस्कृति तथा सभ्यता के मध्य एक प्रमुख अंतरों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये प्रमुख अंतर क्या है, इसको हम लोग देखेंगे, एक वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। एक नंबर है सभ्यता मूर्त है, इसे नापा एवं तौला जा सकता है। मैंने परिभाषाओं के आलोक में ही कह दिया था, यह भौतिक पक्ष है, इसीलिए इसे देखा जा सकता है, इसका एक रूप है जिसे नापा और तौला जा सकता है। जबकि संस्कृति क्या है? अमूर्त है, इसे नापा तौला नहीं जा सकता है। प्रथा परंपरा को आप लोग नहीं तोल सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं। 2 नंबर में है सभ्यता का संबंध मानव जीवन के भौतिक पक्ष से है। मानव जीवन का जो भौतिक पक्ष है, आज हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, टेलीफोन यूज कर रहे थे, आज मोबाइल यूज कर रहे हैं, यह भौतिक पक्ष है, सभ्यता का विकास हुआ है। उसी प्रकार से संस्कृति का संबंध मानव जीवन के अभौतिक पक्ष यानी प्रथा परंपरा मूल्य विचार भाषा इत्यादि से है। नंबर 3 है सभ्यता बाह्य साधन है। बाह्य साधन मतलब कार, मोटर गाड़ी, मोटर यान, रॉकेट, कुर्सी, बेंच, टेबल, जितने भी चीज आप देखते हैं जो बाहरी यूज का है वो सब बाह्य साधन है। सभ्यता बाह्य साधन है, जबकि संस्कृति का संबंध मानव जीवन के आंतरिक पक्ष से है। आंतरिक पक्ष मतलब हमारे मानसिक, नैतिक, बौद्धिक तथा विचारात्मक पक्ष से है। संस्कृति हमारे विचार में बसा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। सभ्यता का प्रसार, सभ्यता का प्रसार आसानी से होता है तथा यह उपयोगिता मूलक होती है। कोई चाइनीज मोबाइल है, कोई अमेरिका का मोबाइल है, हम लोग आसानी से उसे ग्रहण कर लेते हैं बिना किसी परिवर्तन के, आसानी से उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन संस्कृति का प्रसार सफलतापूर्वक संभव नहीं है। अगर कोई
बाह्य संस्कृति को हमारे ऊपर थोपना चाहता है, उसके पक्ष में बहुत सारे तर्क देंगे, हम लोग उसका विरोध करते हैं, उसे ग्रहण करने में सफलतापूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं। अंग्रेजों ने इस देश में राज किया, ईसाईकरण किया, लेकिन आज भी ईसाईकरण के देश में, ईसाईकरण का इस देश में उसका विरोध होता है। अगर कोई हिंदू धर्म से ईसाई बनता है, उसका विरोध होता है, इसे आसानी से ग्रहण नहीं किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। सभ्यता बिना किसी परिवर्तन के आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है। क्लियर है? बिना किसी परिवर्तन के राफेल विमान है, वायुयान है, बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण कर लिया जाएगा। रसा में कोई नई टेक्नोलॉजी होगी, अमेरिका में कोई नई टेक्नोलॉजी होगी, उसको बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में हम लोग ग्रहण कर लेंगे। तो सभ्यता के जो तत्व है, व्यक्ति ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जबकि संस्कृति के सांस्कृतिक तत्व क्या है? सांस्कृतिक तत्व प्रथा, परंपरा, मूल्य, विचार, विश्वास इत्यादि आसानी से ग्रहण नहीं किया जाता है। इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ही दृष्टिगोचर होता है। आप देखेंगे जब दूसरे देश के कोई सांस्कृतिक तत्व हमारे देश में आते हैं तो उसके स्वरूप में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ही हो जाता है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों। इस सभ्यता में क्रमिक विकास का तत्व पाया जाता है। क्लियर है? प्रारंभ में मानव बैलगाड़ी पर चढ़ता था, बैलगाड़ी से अपना सारा परिवहन कार्य करता था। विकास का हुआ, मोटर गाड़ी आया, उससे विकास हो गया, हवाई जहाज आ गया, उससे विकास हुआ, रॉकेट आ गया, सैटेलाइट हो गया। आज हम लोग दूसरे ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं, चांद पर जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं। ये सभी सभ्यता का किसी न किसी रूप में विकास है, क्रमिक विकास है। जबकि संस्कृति क्या है? संस्कृति के जो सांस्कृतिक तत्व हैं सदैव अस्थिर बने रहते हैं। अब किसी व्यक्ति को भारत में भारतीय रीति रिवाज से शादी करनी हो तो वो इसी रूप में करेंगे। उनका जो है सो पहनावा और रहना भी परंपरागत वेशभूषा जो भारतीय का वही होगा। अगर वो अमेरिका में रह के भी इसी रूप में शादी करना चाहेंगे तो यही परंपरागत वेशभूषा में शादी करेंगे। होली यहाँ भी मनाई जाती है, होली अमेरिका में मनाई जाती है, वहाँ जो भारतीय हैं वो भी जो है सो होली मनाते हैं। वो हमारे संस्कृति के तत्व हैं, सांस्कृतिक तत्व हैं, ये उसी रूप में मनाए जाते हैं जैसे भारत में मनाए जाते हैं। हम लोग बड़ी शान से कहते हैं कि हमारी संस्कृति अमेरिका में भी जिंदा है। चलिए आगे का पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। कि सभ्यता बिना किसी प्रयास के संचालित होती है। सभ्यता को संचालित करने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहती है। जबकि संस्कृति को ग्रहण करना अथवा नहीं करना यह व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत सोच एवं विचार उसके प्रकृति पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। हो सकता है लोग भारत में रह करके अंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित हो, अंग्रेजी वेशभूषा से प्रभावित हो, विदेशी वेशभूषा से प्रभावित हो, और लोग विदेशों में भी रह करके भारतीय संस्कृति के विचार को जो प्रभावित हो, वो अमेरिका में भी रह करके भारतीय संस्कृति के साथ रहते हो, वहां भी रह करके धोती कुर्ता ही पहनते हो, ये भी संभव है। तो यह किसी भी संस्कृति को
ग्रहण करना अथवा नहीं करना उस व्यक्ति के व्यक्तिगत सोच एवं प्रकृति पर डिपेंड करता है। ये मूलभूत 8 अंतर को मैकाइवर एवं पेज महोदय ने अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। एक चीज याद रखना है दोस्तों कि अर्नोल्ड महोदय ने सभ्यता की परिभाषा देते हुए कहा है कि सभ्यता समाज में मानव का मानवीकरण है। आज हम लोग जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, सभ्यता का विकास हो रहा है, तो ये हमारी मानवीकरण की एक प्रक्रिया है। मानवीकरण की प्रक्रिया है ये। प्रारंभ में वही मानव था, वही 2 पैर थे, 2 हाथ थे, 2 आंखें थी, शारीरिक संरचना उसी प्रकार से थी। लेकिन आज हमारे रहन सहन खान पान का जो स्टाइल है, जो विकास हुआ है इसमें, वो सभी सभ्यता की देन है। इसीलिए उन्होंने कहा है, अर्नोल्ड महोदय ने कहा है कि सभ्यता समाज में मानव का मानवीकरण है। अंत में दोस्तों, निष्कर्ष को भी लिखना आवश्यक होता है। इसके बिना किसी भी प्रश्न का उत्तर थोड़ा अधूरा माना जाता है। आप निष्कर्ष इस रूप में लिख सकते हैं कि उपरोक्त विवेचनाओं के आधार पर पाया जाता है या देखा जाता है कि सभ्यता एवं संस्कृति में थोड़ा बहुत समानता के साथ साथ कई प्रकार के अंतर भी पाए जाते हैं, जिसे अमेरिकी मानवशास्त्री मैकाइवर महोदय ने बहुत ही सरल तरीकों से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। दोस्तों, आज मैंने एक प्रश्न सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर को बहुत ही विस्तार पूर्वक से समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ लिए होंगे। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, खासकर बिहार लोक सेवा आयोग में बार बार पूछा जाता है। आप पिछले जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्नों को जब उठा कर देखेंगे तो देखेंगे ये कई बार पूछा गया है और बहुत ही आसान है, बहुत आसान है लिखना। पहले आप उसका परिभाषा लिखेंगे दोनों का, बहुत अनेक विद्वान जो इसका परिभाषा दिए हैं उस बातों को लिखेंगे। इसके बाद जो मूलभूत अंतर है, जो जर्मन आदर्शवादी जो मैकाइवर महोदय ने इनके मूलभूत अंतर को समझाया है, 8-10 अंतर हैं, उसके विषय में लिख देंगे। बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रश्न को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।